नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समंदर की गहराइयों में छिपे एक ऐसे हथियार की जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, यानी कि सबमरीन। लेकिन इस खामोश शिकारी की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी जो आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। तो जरा सोचिए, एक सबमरीन की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है? क्या ये दुश्मन के हथियार हैं या फिर कुछ और ही है जिसकी हम शायद उम्मीद भी नहीं करते? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये कोई हथियार नहीं है, ये है हवा। जी हाँ, ऑक्सीजन। और यही वो एक चीज है, वो एक चुनौती जिसने पनडुब्बी टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी लिख दी है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पनडुब्बियों को साइलेंट किलर कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि पानी के अंदर इन्हें सैटेलाइट या रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो नंबर है 21, ये उस एक घटना की याद दिलाता है जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद एक पाकिस्तानी सबमरीन को ट्रैक करने में ही 21 दिन लग गए थे। अब अंदाज़ा लगाइए, इन 21 दिनों में एक पनडुब्बी कितनी तबाही मचा सकती है। तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। किसी भी इंजन को चलने के लिए फ्यूल जलाना पड़ता है और उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए सबमरीन को सतह पर आना पड़ता है, और जैसे ही वो सतह पर आती है वो पकड़ी जा सकती है। यही वो बड़ी पहेली थी जिसे दुनिया भर के इंजीनियर्स को सुलझाना था। और बस इसी हवा की तलाश ने सबमरीन टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को रफ्तार दे दी। इंजीनियर्स की हर नई खोज का एक ही मकसद था, पानी के नीचे छिपे रहते हुए हवा का इंतजाम कैसे किया जाए। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन निकला डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम। इसमें पनडुब्बी सतह पर आती, अपने डीजल इंजन चलाकर बड़ी बड़ी बैटरीज को चार्ज करती और फिर इंजन बंद करके बैटरी की पावर पर चुपचाप पानी के नीचे चली जाती। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये जो बैटरियां थी, ये सिर्फ 2 दिन चलती थी। मतलब हर 2 दिन में उसे रिचार्ज करने के लिए पानी की सतह पर आना ही पड़ता था, और जैसे ही वो ऊपर आती वो दुश्मन के रडार और सैटेलाइट की पकड़ में आ जाती थी। इसका अगला जुगाड़ था स्नॉर्कल टेक्नोलॉजी। इसमें पूरी पनडुब्बी को बाहर आने की जरूरत नहीं थी, बस एक पाइप सतह तक आता था जिससे इंजन के लिए हवा अंदर खींची जा सके। देखिए, ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट तो था, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। क्योंकि आज के जो मॉडर्न रडार सिस्टम हैं, वो इतने एडवांस हैं कि पानी की सतह पर उस छोटे से स्नॉर्कल को भी पकड़ लेते हैं। मतलब खतरा तो अभी भी बना हुआ था। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी तकनीक जिसे भारत ने खुद डेवलप किया है और जो इस पूरे खेल को बदलने का दम रखती है। इसका नाम है AIP, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पनडुब्बी को सतह की हवा पर निर्भर रहने से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। तो पुरानी पनडुब्बियों के 2 दिनों के मुकाबले AIP वाली पनडुब्बी पानी के नीचे कितने दिन रह सकती है? जवाब है पूरे 15 दिन। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और सबसे गर्व की बात यह है कि भारत का ये AIP सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे हमारे DRDO ने बनाया है। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे अब दुनिया में सबसे शांत, मतलब सबसे साइलेंट माना जाता है। इसे L&T बनाएगी और हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन्स में लगाया जाएगा। अच्छा, अब जब हम AIP को समझ गए हैं, तो चलिए जरा देखते हैं कि दुनिया भर में सबमरीन्स की पावर के कौन-कौन से लेवल्स हैं और AIP इसमें कहाँ फिट होता है। तो दुनिया में सबमरीन्स की एक पावर लैडर है। सबसे नीचे आती हैं पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, जो लगभग 2 दिन पानी में रहकर कोस्टल डिफेंस करती हैं। फिर एक लेवल ऊपर आती हैं AIP वाली सबमरीन्स, जो 15 दिनों तक लंबे मिशन पर जा सकती हैं। इनसे भी ऊपर हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, जो 3-3 महीने तक पानी के नीचे दुश्मन के जहाज़ों का शिकार कर सकती हैं। और टॉप पर हैं न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन्स। ये किसी भी देश को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। मतलब अगर देश पर परमाणु हमला हो भी जाए, तो ये सबमरीन्स समंदर की गहराइयों से जवाबी हमला करने की गारंटी देती हैं। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। हमारे पड़ोसी चीन के पास ये चारों लेवल की सबमरीन्स मौजूद हैं और उनकी संख्या भारत से लगभग 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही भारत के पास पनडुब्बियों की संख्या कम हो, पर जब बात पनडुब्बियों का शिकार करने की आती है, तो भारत के पास एक जबरदस्त बढ़त है। भारत के पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूलकिट है। इसमें P-8I पोसाइडन जैसे जासूसी जहाज हैं, रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, सोनोबॉयज हैं, टॉर्पीडो हैं और डेप्थ चार्ज जैसे बेहद घातक हथियार भी शामिल हैं।
वैसे ये डेथ चार्ज बड़े दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। ये सीधे सबमरीन से टकराते नहीं हैं, बल्कि उसके पास जाकर पानी में फटते हैं, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है। ये प्रेशर वेव इतनी ताकतवर होती है कि सबमरीन को बाहर से अंदर की तरफ पिचका देती है, जिसे इम्प्लोजन कहते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम रणनीतिक पहलू पर। एक पनडुब्बी को सिर्फ समंदर में ही नहीं, बल्कि अपने बेस पर भी छिपाना उतना ही जरूरी है। सोचिए, अगर दुश्मन को पता हो कि पनडुब्बी कब बेस पर खड़ी है, तो वो एक आसान निशाना बन जाएगी। इस मामले में चीन ने हैनान आइलैंड पर यूलिन नेवल बेस नाम का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेस पहले ही बना लिया है। भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और विशाखापत्तनम के पास प्रोजेक्ट वर्षा के तहत अपना अंडरग्राउंड सबमरीन बेस तैयार कर रहा है। तो इन अंडरग्राउंड बेसों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पनडुब्बियों को दुश्मन के सैटेलाइट और जासूसों की नज़रों से छिपा कर रखा जा सकता है। यहीं पर चुपचाप उनमें नए हथियार और ज़रूरी सामान लोड किए जाते हैं, ताकि साइलेंट किलर सच में साइलेंट बना रहे। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने समंदरों को और अपने समुद्री हितों को महफूज रखने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या भारत को अपनी सबमरीन शील्ड की इन चारों परतों यानी पारंपरिक AIP, न्यूक्लियर अटैक और न्यूक्लियर मिसाइल को बनाने पर जोर देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।